गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रघु, बीच वाले का नाम हीरा और सबसे छोटे का नाम था गंगाराम। तीनों भाइयों का विवाह भी हो गया। पिताजी गुजर चुके हैं और आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो हीरालाल और गंगाराम, मैं इस घर में सबसे बड़ा भाई हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूँगा। तो तुम दोनों को मंजूर तो है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। भैरव भैया, मैं तो बीच का हूँ, आप जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। हाँ, एक बार गंगाराम से पूछ लो, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ गंगाराम, बोल भाई। अरे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भाई हैं। जो भी निर्णय लोगे मेरे अच्छे के लिए ही होगा। पिताजी के गुजरने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। मुझे पता है आप मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। वाह भाई गंगाराम, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगता है अब सबसे पहले हमें खेत का बंटवारा करना चाहिए, क्यों हीरा? हाँ भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब तीनों भाई खेत का बंटवारा करने घर से निकल पड़ते हैं। अब बंटवारे में किसको क्या मिलेगा ऊपर वाला ही जाने। फिर थोड़ी ही दूर चलने पर गांव का मुखिया मिल जाता है। अरे आज कहाँ से सूरज निकला है? तीनों भाई, वो भी एक साथ। कहाँ चले? मुखिया जी, आज हम तीनों भाई मिलकर खेत का बंटवारा करने जा रहे हैं। बंटवारा, वो भी मेरे बिना? अरे मुझे तो लेकर चलो। ये दोनों तो मुझे नहीं लेकर जाने वाले। गंगाराम, कम से कम तू तो बोल ही सकता है ना मुझे चलने को। क्यों? नहीं मुखिया जी, ये मेरे बड़े भाई पिता समान है, मेरा भला ही चाहेंगे और आपके बिना जो फैसला लेंगे सही ही लेंगे। आपकी वहाँ कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी। ठीक है गंगाराम, भलाई का जमाना तो है नहीं। तुम लोगों का घर का मामला है, तुम लोग जानो, मुझे क्या। इतना बोलकर मुखिया यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद तीनों भाई खेत में पिता के द्वारा लगाए हुए सेब के पेड़ के नीचे पहुँच जाते हैं। लो भाई, हम लोग पहुंच गए खेत में। हाँ, तो अपने पास एक बड़ा खेत और एक मैड है और हम ठहरे 3 लोग। तो गंगाराम, हम दोनों बड़े भाई हैं, इसलिए खेत में हम दोनों भाइयों का हिस्सा होगा। जो मैड बचती है वो आती है गंगाराम तुम्हारे हिस्से में। मुझे स्वीकार है भैया, मुझे स्वीकार है। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। खेत ना सही पर घर का बंटवारा जरूर मेरे पक्ष में करेंगे भैया। कहो गंगाराम, चुप क्यों हो? तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं भैया, आप बड़े हैं, जो करेंगे सही करेंगे, ये निर्णय मुझे भी मंजूर है। कोई आपत्ति नहीं है। तो अब बारी आती है पिताजी के लगाए हुए इस सेब के पेड़ की। क्यों, सही है ना भैरव भाई? लगे हाथ इसका भी बंटवारा कर ही लेते हैं। हाँ हीरा, ये तो पते की बात कही तूने। सेब का पेड़ एक है और हम 3। इसलिए ऊपर से आधा सेब का पेड़ मेरा होगा और आधा सेब का पेड़ हीरा का होगा। उसके बाद जो जड़ बचती है तो वो होगी गंगाराम की। कहो, मंजूर है दोनों को? है? हाँ भैया, ये भी बहुत अच्छा फैसला है और आपका ये फैसला भी मंजूर है मुझे। मुझे भी मंजूर है भैया। मैं तो भला सबसे छोटा हूँ, आप लोगों की बात कैसे टाल सकता हूँ। मंजूर है मुझे भी। ठीक है, ठीक है। अब बारी है घर के बंटवारे की। चलो अब घर चलते हैं। हाँ भैया, हाँ, चलो चलो। इसके बाद तीनों भाई खेत से चल पड़ते हैं। लो भाई लो, समय आ गया घर के बंटवारे का भी। किसी को कुछ बोलना है तो भी झिझक बोल सकते हो, और मेरे पिछले फैसलों से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? पहले ही बोल दो। नहीं भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हमसे बड़े हैं, जो निर्णय लेंगे सही ही लेंगे। क्यों हीरा भाई? हाँ भैया, छोटा सही कह रहा है, आप तो बंटवारा कीजिए। तो फिर ठीक है, अब बारी है इस घर की। तो इस घर में 4 कमरे हैं और हम ठहरे 3 भाई। अगर हम तीनों भाई एक एक कमरे रखते हैं तब एक कमरा बच जाएगा। फिर हम तीनों भाइयों के बीच इस कमरे के लिए होगा झगड़ा। हाँ भैया, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करें? तो मेरा निर्णय यही निकलता है, इनमें से 2 कमरे मेरे और 2 कमरे हीरा के होंगे, और जो इनकी छत बची है वो हो जाएगी गंगाराम के हिस्से में। भैरव के इस फैसले से गंगाराम बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला पत्थर की लकीर मानकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सह लेता है। हीरा, सब चीजों का तो बंटवारा हो चुका है, अब मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा। अरे नहीं भैया,
घर, खेत और पेड़ के बाद एक जरूरी चीज का बंटवारा करना तो आप भूल ही गए। सच में? अरे हीरा, वो क्या चीज है जिसको मैं भूल गया? अब जरा याद तो दिला, क्या भूल गया? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए पैसों की एक पोटली भी तो छोड़ी थी ना। उसे कैसे भूल गए आप? अरे हाँ, याद आया। कहाँ रखी है वो पोटली? लेकर तो आ जरा, उसका भी आज खेल खत्म कर ही देते हैं। जा फटाफट लेकर आ। हाँ भैया, हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ पोटली। और थोड़ी देर बाद एक मटका उठाकर बाहर ले आता है, फिर उसे फोड़ता है तो उसमें कुछ सिक्के निकलते हैं, जिनमें कुछ नए सिक्के थे और कुछ पुराने जमाने के खोटे सिक्के थे। अरे देखो भैया, इसमें तो 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, और दूसरे सिक्के जो हमारे दादा के दादा के दादा वाले जमाने के हैं, जो कि बेकार धातुओं के बनाए हुए हैं। भैया, तो अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो सुनो, इनमें से जितने भी सिक्के अभी चल रहे हैं, उन सिक्कों पर हक मेरा और हीरा का होगा। और गंगाराम छोटा है, इसलिए जो सिक्के बहुत पुराने हैं वो गंगाराम के होंगे। हाँ भाई गंगाराम, तुम चाहो तो इन सिक्कों को ले सकते हो। इस तरह दोनों बड़े भाई घर खेत तो ले ही चुके थे और पैसे भी ले लेते हैं। बेचारे गंगाराम के पास कुछ नहीं बचता। भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए और मुझे दिए, तो वो भी ये खराब खोटे सिक्के। ठीक है भैया, अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये खोटे सिक्के ही लिखे हैं तो इसमें आप लोग भी क्या कर सकते हैं? मैं इनको ही रख लूंगा। गंगाराम अंदर से टूट चुका था। उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके बाद वह अपने हिस्से के सिक्कों को लेकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगा। अरे गंगाराम, तू पगला गया क्या बे? हैं? अरे तूने ठीक से सुना नहीं? अब घर का बंटवारा हो चुका है और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हमारा। तुमको तो बंटवारे में छत मिली है, आज से तुम छत पे जाके रहो, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा तो सिर्फ छत में है। घर के अंदर पैर भी नहीं रख सकते। हाँ, अब से ये घर हम दोनों का हो चुका है, समझा? भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो छोटा समझकर मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो भैया। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो पत्नी भी बीमार है और एक 15 साल का लड़का है। मैं उनको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? आप लोग घर में नहीं रहने देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? आप ही बताइए। अरे गंगाराम, ये तो तुझे बंटवारा करने से पहले सोचना था ना। बाद में पछताने से क्या होगा? तेरा इस घर के अंदर कुछ नहीं है। सब ऊपर है, जो भी करना है ऊपर ही करना। उसके बाद गंगाराम को उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। इतना सब होने के बाद गंगाराम गांव के तालाब किनारे बनी एक खंडर पुरानी छोटी सी झोपड़ी में रहने का सोचता है। रमा, अब तो हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा और दूसरी जगह भी नहीं है अपने पास, तो चलो अंदर। गंगाराम अपने परिवार के साथ झोंपड़ी में चला जाता है और जमीन पर बैठा किस्मत को कोसता है। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब ना घर के बचे और ना घाट के। कैसे कटेगा जीवन? मैंने तो आज तक किसी का बुरा करना तो दूर, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा। अब रोते रहो, जी भर के रोते रहो। बुद्धि तो तुम्हारी घास चरने गई थी। हाँ, अरे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ ब्याह किया। बड़े भाई बोल बोल कर तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे थे। लो, देख लिया ना नतीजा, अब भुगतो। रमा, किसे पता था वे लोग ही मेरे साथ ऐसा करेंगे? अरे वे दोनों मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई। मैं उनसे सवाल जवाब करता तो वो मेरे पिता के सिखाए संस्कारों के खिलाफ हो जाता। अरे आपके बड़े भाइयों ने ही अपने छोटे भाई के लिए ही कुछ नहीं सोचा। तब मुझे ये समझ नहीं आता तो आप क्यों संस्कारों को लेकर बैठे हैं? अरे उन लालचियों ने सब कुछ तो रख लिया, और जो दिया है वो भी खेत के नाम पर, बिना काम आने वाली जमीन, और पेड़ के नाम पर दिया तो क्या, जड़, और तो और घर के नाम पर छत, और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने वाले सिक्के।
अरे ऐसे भाइयों के होने से तो अच्छा है आपका कोई होता ही नहीं। अब बस भी करो रमा, बस भी करो। और कितने ताने मारोगी? हो गया सो हो गया, अब रहने भी दो इन बातों को। ठीक है चलो छोड़ दिया, लेकिन अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे? अरे कुछ बोलो, सांप सूंघ गया क्या अब आपको? हैं? अभी तो बोल रहे थे बस करो बस करो। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, समझे? मैं क्या बोलूं रमा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक लास्ट उम्मीद बची है बस। हाँ, अच्छा तो क्या है वो उम्मीद? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे यही कि कल गांव की दुकानों पर जाके देखता हूँ कुछ काम मिलता है कि नहीं। अरे आपको काम पे कौन रखेगा? हैं? सब लोग तो आपके बड़े भाई के कहने पर चलते हैं, और ऐसी हालत में तो वैसे भी काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। नहीं रमा, तुम देखती जाओ, काम जरूर मिलेगा। और वैसे भी अपने पास कुछ नहीं है खोने को, भला कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, वैसे मुझे तो विश्वास है वहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, ऐसे दरिया दिली से घर नहीं चलता। मुझे कल के दिन पैसे चाहिए हर हालत में, चाहे कुछ भी करो। उनके पैर पड़ो, नाक रगड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हाथों में बस पैसे चाहिए, पैसे, वरना मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। इतना सुनकर गंगाराम झोपड़ी के बाहर आके बैठ जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन गंगाराम को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके रात तो कट गई और सुबह होते ही काम ढूंढते हुए बाजार चला जाता है। राम राम बंशीलाल भाई। रामो राम रामो राम। कहो गंगाराम, कैसे आना हुआ, वो भी इतनी सुबह सुबह? वो मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे पास ना तो कोई काम है और ना कोई पैसा। हमें घर से बेघर कर दिया गया, ऊपर से खाने को एक भी दाना नहीं है हमारे पास। तो क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? नहीं गंगाराम, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। जाओ भाई, जाओ यहाँ से। देख लो कोई छोटा मोटा, या फिर आप जो कहेंगे वो सब करूंगा, और जितने भी पैसे आप देंगे मैं उतनों से काम चला लूंगा बिना कोई सवाल जवाब किए। अबे तू सुबह सुबह क्यों दिमाग चाट रहा है मेरा? कल तो मेरे पैसे खो गए थे और आज तू आ गया, वो भी सुबह सुबह। चल चल भाग, कहीं और जाके मांग काम, बड़ा आया काम मांगने वाला। अब गंगाराम बंशीलाल की दुकान से निराश होकर दूसरी दुकान की तरफ चल पड़ता है। उसके बाद गंगाराम गांव की अंतिम दुकान पर पहुंचता है। दलपत सेठ जी राम राम। अरे गंगाराम, तू आज मेरी दुकान पर कहीं रास्ता भटक गया क्या? हैं? सेठ जी आप बस ना मत कहना प्लीज। दरअसल बात यह है कि मुझे काम की सख्त जरूरत है। बीवी बच्चे भूखे हैं, कल से एक दाना पेट में नहीं गया। आहा, अबे मैं भिखारियों को काम पर नहीं रखता। नहीं सेठ जी नहीं, आप ना मत कहिए। आप जितने पैसे देंगे और जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। मैं आपका गुलाम बन के रह लूंगा। अबे तू जा यहाँ से, मैं मर भी जाऊं पर तुझे काम पर कभी नहीं रखूंगा। ये सुनकर गंगाराम यहाँ से चला जाता है और दुखी मन लेकर गांव के गट्टे पर जाकर बैठ जाता है। अरे गंगाराम, क्या हुआ मेरे भाई? उदास क्यों बैठा है? किस बात से इतना परेशान है रे? क्या बताऊं किशन भाई, मेरे साथ मेरे भाइयों ने बहुत बुरा किया। घर खेत सब ले लिया, और कुछ पैसे थे उनमें से पुराने सिक्के मुझे दे दिए। अरे जो अब इस जमाने में किसी काम के नहीं। फिर मैंने सेठ साहूकारों और गांव की दुकानों पर काम के लिए पूछा, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी मुझे रखने को तैयार ही नहीं। तू हौसला रख, हिम्मत मत हार। अरे हाँ, तेरे साथ इतना सब हो गया, लेकिन तू मुखिया जी के पास गया कि नहीं अभी तक? हैं? मुखिया जी? अरे मुखिया जी मेरी क्या मदद करेंगे? वो भी तो इसी गांव का है। मुझे विश्वास है मुखिया जी तेरी मदद जरूर करेंगे। एक बार जाके तो देख। और वैसे भी तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अब मेरी मान, एक बार मुखिया से जाके मिल तो सही, तभी पता लगेगा मुखिया का भी। इतना बोलकर किशन यहाँ से चला जाता है। हाँ, शायद किशन सही कह रहा था। एक बार मुखिया जी से जाके मिलना तो चाहिए। एक काम कर सकता हूँ, क्यों ना मुखिया जी के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाऊं और इनके बदले मुखिया जी से कुछ नए सिक्के ले लूं। हाँ, ये सही रहेगा। गंगाराम बड़ी उम्मीदों से सिक्कों को लेकर मुखिया के पास चला जाता है। प्रणाम मुखिया जी। हाँ कहो कहो गंगाराम, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मुखिया जी, आपको मेरे हालात के बारे में तो सब पता ही है।
हाँ, वो सब तो मुझे मालूम है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे, वो कहो। मुखिया जी, दरअसल बात यह है कि मेरे पास पुराने जमाने के 4 सिक्के हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे नए सिक्के दे सकते हैं? अरे गंगाराम, ये सिक्के? अरे ये सिक्के तो बेकार हो चुके हैं, अब ये चलन में नहीं है, और इन सिक्कों के बदले तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा। सच में गंगाराम, तुम बहुत भोले हो रे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया मेरा। कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? कुछ तो रास्ता दिखा। अरे रे रे, देखो गंगाराम, अब पछताने से क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मुझे साथ लेकर चल, लेकिन नहीं, तेरे तो भाइयों का भूत सवार था। लेकिन उसके बाद जब तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी तो सुनकर बहुत बुरा लगा गंगाराम, बहुत बुरा। हे ऊपर वाले, ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। मुखिया जी, अभी क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरी तकदीर में भूखे मरना ही लिखा है। रो मत गंगाराम, रो मत। पता नहीं क्यों तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता गंगाराम। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरा कठोर दिल भी आज पिघल गया। तो एक काम करो गंगाराम, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं जितनी मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, तुम लोगों को उससे कुछ ज्यादा मजदूरी दूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। हाँ हाँ मुखिया जी, कल से मैं आपके खेतों में काम करने जरूर आऊंगा और मेरी पत्नी को भी साथ लेकर आऊंगा। तब ठीक है गंगाराम, कल सुबह खेत में मिलते हैं, और ये सिक्के अपने पास ही रखो। इससे तुम्हें अपने पूरे जीवन अपनी 4 रुपए वाली तकदीर की निशानी याद तो रहेगी, कैसे तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गंगाराम खुश होकर यहाँ से चला जाता है। उसे बस एक बात की चिंता खाए जा रही थी, अगर पैसे लेकर नहीं आए तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। उधर गंगाराम की पत्नी रास्ता देख रही थी, कब गंगाराम आएगा और कब वो लोग खाना खाए। सोचते ही सोचते गंगाराम अपनी पत्नी के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता है। गांव में कोई भी दुकान वाला काम पर रखने को तैयार नहीं था और ना ही कर्ज देने को तैयार थे, लेकिन मुखिया जी ने कल से हमें अपने खेतों में काम करने रखा है। अब यही दिन देखना बाकी रह गया कि पेट भरने के लिए भी अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय 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 रे मेरी फूटी किस्मत। देखो रमा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अरे पत्नी वो होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ दे, चाहे वो सुख हो या दुख। अपने मरने के दिन आ रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे हमें काम मिला है, कल से हम दोनों को काम पर जाना होगा, वरना भूखे मरते रहो। इस तरह गंगाराम रमा को मुखिया के खेत में काम करने को मना लेता है। अब दिन गुजरता गया, गंगाराम और रमा अब मुखिया के खेतों में काम करने लगे, जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। सबके खेतों में फसल लहराने लगी। अरे वाह भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी दिख रही है। आखिर आपकी मेहनत रंग ले ही आई। हाँ छोटे, इस साल तो फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब तो आमदनी भी अच्छी खासी ही मिलेगी। हाँ भैया, अब आमदनी सिर्फ 2 हिस्सों में ही बटेगी। पहले उस गंगाराम के चक्कर में इसे भी 3 हिस्सों में बांटना पड़ता था। हाँ, कम से कम गंगाराम का हिस्सा तो अपना हुआ। अब कुछ दिन में फसल तैयार होने वाली है। चल चल छोटे, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे रमा, देखो शाम ढलने लगी है, चलो घर चलने का वक्त हो गया। हाँ सूरज के बापू, चलो चलो घर चलते हैं। अब दोनों पति पत्नी मुखिया के खेत से जा ही रहे थे, तभी अचानक मुखिया आकर उनको रोक लेता है। क्या हुआ मुखिया जी, आपने हमें क्यों रोका है? सब ठीक तो है ना? हाँ गंगाराम, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं बेटे, वो तो मुझे तेरे से एक काम था। काम? कैसा काम मुखिया जी? हाँ बताता हूँ। अरे रमा बेटी, तुम्हें आज अकेले घर जाना होगा, मुझे गंगाराम से अकेले जरूरी बात करनी है। ठीक है मुखिया जी। इतना बोलकर रमा यहाँ से चली जाती है। गंगाराम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा जैसा मैं बोलूं, अगर वैसा तुमने कर दिया ना, तो तेरे भाइयों की अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सच में मुखिया जी ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता। अब आराम से मेरी बात सुन, तुझे क्या करना है। अब मुखिया जी गंगाराम को बताते हैं उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है।
गंगाराम सिर्फ सुन रहा था। कुछ देर यूं ही मुखिया जी उसे समझाते रहे। लेकिन मुखिया जी, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आखिर वो जैसे भी हो, है तो मेरे भाई ही। अरे गंगाराम, तू बड़ा भोला है रे। तेरी यही बातें तो दिल छू जाती है। अरे ऐसा करने से वो लोग तेरी तरह बेघर और भूखे नहीं मरने वाले। मैंने जैसा बोला है तू बस वही कर और बस देखता जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहे। मुखिया जी से बात करने के कुछ देर बाद गंगाराम घर पहुंच जाता है। कुछ देर में खाना खाके सब सो जाते हैं, लेकिन गंगाराम की आंखों से नींद बहुत दूर थी। जैसे ही आधी रात हुई, गंगाराम अपना फावड़ा लेकर घर से निकलने लगता है। तभी रमा गंगाराम का रास्ता रोक लेती है। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को फावड़ा उठाकर? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो अपने खेत में काम करने जा रहा था, जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। क्या जरूरी काम, वो भी इस वक्त इतनी रात को? कहीं मुखिया जी ने तो नहीं बुलाया आपको? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? गंगाराम अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे लेकर अपने उस खेत वाली मेड़ पर पहुंच जाता है जो उन्हें बंटवारे में मिली थी। अरे ये तो अपना मेड़ है, पर इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए हो? रमा, ये फसल देख रही हो? हाँ, इसमें क्या है? यही कि ये मेरे बड़े भाइयों की फसल और उनका खेत है, और हम जहाँ हैं वो है अपनी मेड़। ये सब तो मुझे पहले से पता है, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अरे मंद बुद्धि, आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस मेड़ को तोड़ने आया हूँ, तोड़ने। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो सही है ना? अरे ऐसा करने से आपके भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेड़ तोड़ देंगे तो वो लोग खेती कैसे करेंगे? फिर खाएंगे क्या? अरे रमा, ये समस्या तो उनकी है, हमारी नहीं। हम अपनी मेड़ रखे या तोड़े, हमारी मर्जी। वाह जी वाह, मुझे तो पता ही नहीं लगा आप कब से इतने होशियार हो गए। रमा, इसमें होशियार वाली क्या बात है? मुझे अब सब समझ में आ चुका है। इस तरह रमा और गंगाराम ने खेत की मेड़ को तोड़ दी, जिससे खेतों में पानी बह गया और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पहुंचते हैं, तब फसल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव में सबसे अच्छी फसल खरी थी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। सोचा था इस साल अपने लिए सोने की चैन लूंगा, पर सपना ही रह गया। भैया, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल अपनी ही थी इस बार। अब पता नहीं इसे किसकी बुरी नजर लगी है। अरे भैया, वो देखो, खेत की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया। वो देखो, मेड़ ही नहीं रहेगी तो खेत में फसल कहां से बचेगी? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? हीरा, मेड़ तोड़ी तो तोड़ी किसने? इसके पीछे गंगाराम का हाथ तो नहीं पता कर? हाँ भैया, जरूर गंगाराम ने होशियारी की होगी। इसके पीछे जो भी हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भेरू और हीरालाल फसल खराब होने के बाद अपने घर आ जाते हैं और सारी बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। क्या फसल खराब हो गई? अरे रे 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 रे, मुझे तो यकीन है ये सब आपके भाई गंगाराम का ही कोई खेल है, वरना आज तक तो कभी मेड़ टूटी ही नहीं। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो दिखने में ही भोला लगता है, लेकिन है नहीं। दीदी, फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ? अपने पास सेब का पेड़ भी तो है, उसके फलों को बेचकर भी तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। हाँ रूपा, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी सेबों को पकने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। हाँ भाभी, जब सेब पक जाएंगे तब उनको बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्यों भैया? हाँ हीरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो यही रास्ता बचा है, वरना हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे सूरज के बापू, आपने तो गजब कर दिया मेड़ तोड़कर। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कुकर्मों का फल है। अरे हाँ रमा, फल से याद आया, आज रात मुझे और एक और गजब काम करना है। क्या? एक और काम? अब क्या रह गया? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर पकड़े गए तो सीधे राजा के पास ले जाएंगे वो लोग हमें। अरे तुम देखती जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझ पर विश्वास रखो।
अब जैसे ही रात होती है, गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी के साथ सेव के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अजी, क्या ये वही सेब का पेड़ है? हाँ रमा, यही तो बंटवारे वाला सेब का पेड़ है। एक डाल पर भीरू भैया और एक डाल पर हीरा भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे रमा, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारे हिस्से में सिर्फ जड़ आई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। इस पेड़ की जड़ पर हमारा हक है, इसलिए जड़ को हम काटे या रखे अपनी मर्जी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ रमा, बिल्कुल सही समझे हो तुम। इसके बाद गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट देता है तो सेब का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण तेज आवाज होने से भेरू और हीरा जल्दी से दौड़कर खेत में पेड़ के पास आ जाते हैं। तब गंगाराम और उसकी पत्नी को दोनों भाई रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो इन सब के पीछे तू है गंगाराम? तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है, अपने भाइयों के साथ? अब तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ भैया, क्यों ना इन दोनों को हम राजा के पास ले चले, क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा हीरा तुमने। वहाँ इनको कौड़े की सजा दिलवाएंगे तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, हमसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा गंगाराम तुम्हें। अजी, ये तो हमें राजा के पास लेके जाने वाले हैं। अब तो हम गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। गंगाराम के पास रमा की बात का कोई जवाब नहीं था। दोनों को रात भर कहीं नहीं जाने देते, फिर सुबह होते ही राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। उसके बाद राजा को बताते हैं कैसे गंगाराम और उसकी पत्नी ने मिलकर अपराध किया है। सारी कहानी राजा को सुना देते हैं। ओहो, तो ये बात है। देखो भैरव और हीरालाल, मैंने तुम दोनों की बात सुनी है और तुम्हारा इल्जाम ये है कि तुम्हारा अपना छोटा भाई गंगाराम तुम्हारी फसल को बर्बाद कर दिया, वो भी खेत की मेड़ तोड़कर, और जो फल का पेड़ था उसको भी जड़ से काट दिया। हाँ तो गंगाराम, क्या ये सच है? और सच है तो तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ महाराज, ये सच है, लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो गलत नहीं है। इन लोगों ने आपको आधी अधूरी बात ही बताई है। आधी अधूरी बात? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, बात यह है कि खेतों का बंटवारे करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने खेत अपने हिस्से में कर लिया। आधा भैरव भाई का और आधा हीरा भाई का, और मुझे दिया सिर्फ मेड़। अब मैं अपनी मेड़ तोड़ूं या रखूं, मेरी मर्जी। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ना महाराज? अच्छा चलो मान लिया, लेकिन वो सेब का पेड़ तो उनके खेत में है, जो तुमने काटा है उसका क्या? उसकी तो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए ना? हाँ महाराज, अगर आपको लगे मैंने गलती की है तो मुझे बेझिझक सजा दे सकते हैं, लेकिन उस पेड़ की सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। क्या? इस पेड़ के पीछे भी कहानी है? हाँ बताओ बताओ, क्या सच्चाई है इसके पीछे? महाराज, पेड़ की बात यह है कि जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने सेब से लदा ऊपर का पेड़ अपने हिस्से ले लिया और मुझे पेड़ के नाम पर सिर्फ उसकी जड़ दी गई। अब महाराज, जड़ मेरा है, मैं काटूं या रखूं, इसमें भी तो मेरी ही मर्जी होगी महाराज, और इसमें भी किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। अब जड़ मेरी थी और मुझे चाहिए थी तो मैंने इसे काट लिया। अब आप ही बताइए, मैंने कोई गलती की है? गंगाराम, तुम्हारा कहना भी सही है। तुमने तो ईंट का जवाब पत्थर से देकर खूब बदला लिया है। वाह भाई वाह गंगाराम, मान गए तुमको। तुम भोले दिखते जरूर हो, लेकिन हो नहीं। ये क्या महाराज, आप तो भला इसी की तारीफ करने लगे। हमें न्याय दीजिए महाराज, हमें न्याय दीजिए। मूर्खो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अरे अपने छोटे भाई के साथ ऐसा अन्याय कौन करता है? शक्ल तो देखो इनकी। न्याय चाहिए इन्हें, न्याय। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम दोनों को कोड़े मरवाऊं, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, निकल जाओ। महाराज ने इतना बोला ही था, भैरव और हीरा दुम दबाकर यहाँ से निकल जाते हैं। उस भिखारी गंगाराम की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत करवाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया, आपकी गांव में कितनी इज्जत थी, सब एक झटके में उसने मिट्टी में मिला दिया। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना भैया। सब मिट्टी में मिल गया हीरा, सब मिट्टी में मिल गया। सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा, वरना उसके पंख निकल आएंगे। हाँ भैया, लेकिन उसको सबक सिखाए कैसे?
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब मेरे पर छोड़ दे। गंगाराम और उसकी पत्नी रोज मुखिया के खेत में काम करने जाते हैं। उन्हें क्या पता उनका बेटा दिन भर क्या करता है, कहाँ जाता है। अब आएगा मजा। इसका क्या मतलब है भैया? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हीरा, किसी को बर्बाद करना है तो उसकी औलाद को गलत काम सिखा दो, बस फिर देखो रोज रोज तमाशे। वाह भैया वाह, आप भी कम नहीं हो। इधर गंगाराम और उसकी पत्नी रोज की तरह मुखिया के खेतों पर काम करने जाते हैं और दोपहर को भैरव मौका देखकर गंगाराम के बेटे के पास चला जाता है। तब भैरव सूरज को पैसे का लालच देकर गलत काम करने को बोलता है, लेकिन था तो ये गंगाराम का बेटा गलत काम कैसे करता। उसके बाद जब रात हुई तो गंगाराम और रमा घर आते हैं। तब सूरज अपने माता पिता को सारी बात बताता है। यह सुनकर गंगाराम को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद गंगाराम सीधा उनके घर पहुंच जाता है। अरे गंगाराम, अब यहाँ क्या लेने आया है? हमारी फसल बर्बाद करके तुझे अभी तक चैन नहीं मिला है? जो यहाँ भी चला आया। भैया मुझे तो लगता है ये अब यहाँ कोई नए मंसूबे से आया है, हमें सावधान रहना होगा। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। अरे मंसूबे तो तुम लोग बना रहे हो। पहले मुझे बेघर कर दिया और अब मेरे बेटे को बुरी संगत में डालना चाहते हो। मेहरो भाई, आज आपने मेरे बेटे को जो कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसका हर्जाना तो आपको चुकाना पड़ेगा। मैं यहाँ अपना हिस्सा लेने आया हूँ। हिस्सा? कैसा हिस्सा? अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। सच बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ऐसे कैसे नहीं है हिस्सा? मैं यहाँ अपनी छत लेने आया हूँ जो आपने अपने कमरों के ऊपर लगा रखी है। क्यों? वही दी थी ना मुझे बंटवारे में, हैं? अबे अब ये कौन सा तेरा नया नाटक है? अगर तू ये छत ले जाएगा तो हमारे कमरे किस काम के रहेंगे, हैं? हाँ गंगाराम, तू ये छत नहीं तोड़ सकता। अगर छत को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गंगाराम किसी की भी परवाह किए बगैर घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत तोड़ने लग जाता है। छत टूटने के बाद दोनों भाई वापस राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। अरे तुम दोनों वापस आ गए। कहो अब क्या हुआ? महाराज, वो गंगाराम ने हमारा घर तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएं महाराज? पिछली बार आपने उसे सजा नहीं दी तो उसके पंख निकल आए। अब देखो उसने क्या कर दिया। हाँ महाराज, उसने हमारे घर की सारी छत को तोड़ दिया और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो मेरे पैर की जूती है। उस गंगाराम की इतनी हिम्मत! सैनिकों, जाओ और उस गंगाराम को तुरंत राज दरबार में हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने गंगाराम को पकड़कर राज दरबार में ले आते हैं। गंगाराम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इनका घर ही तोड़ दिया। तुम्हें क्या अपने राजा का डर नहीं है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बंटवारे में मेरे दोनों भाइयों ने घर के कमरे खुद ले लिए और मुझे केवल कमरों के ऊपर की छत दी। अब मैं अपने हिस्से को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है ना महाराज। इसमें मेरी क्या गलती? अगर ये चालाकी ना करते तो इन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भैरव, तुमने घर के बंटवारे में गंगाराम को सिर्फ छत दी, क्या ये सच है? हाँ महाराज, ये सच है। हमने गंगाराम को बंटवारे में घर की छत दी थी। सारे कमरे हमने रखे थे। अरे रे रे रे, ये कैसा बंटवारा हुआ? लेकिन गंगाराम ने जो किया सही किया, इसका कोई दोष नहीं है। महाराज, ये गलत है महाराज। बिना छत हम कैसे रहेंगे? भैरव, तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो ना? ये बात तुम्हें पहले ही सोचनी थी।